क्या आपने कभी सोचा है कि जिस घर को हम दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह मानते हैं, अगर वही हमारी मानसिक यातना का सबसे बड़ा केंद्र बन जाए। आज आप कहानी सुनने वाले हैं साल 2025 की सबसे चर्चित और रोंगटे खड़े कर देने वाली साउथ कोरियन हॉरर थ्रिलर फिल्म नॉइस की। ये फिल्म सिर्फ भूत प्रेत या परछाइयों की घिसी पिटी कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल हॉरर है जो सीधे आपके दिमाग पर हमला करता है। कहानी दो बहनों के इर्द गिर्द घूमती है जो बड़ी मेहनत से एक अपार्टमेंट फ्लैट नंबर 604 खरीदती है, लेकिन उनकी खुशियां तब एक नाइटमेयर में बदल जाती है जब दीवारों और छतों के बीच से एक अजीब सड़ी हुई और घिसटने जैसी आवाज आने लगती है। ये फिल्म इंसानी मनोविज्ञान के उस डार्क साइड को दिखाती है जहां लगातार आने वाला एक अनजाना शोर किसी आम इंसान को धीरे धीरे पागलपन और मति भ्रम के कगार पर ढकेल देता है। जब कान बंद करने के बाद भी वो खौफनाक आवाजें दिमाग के अंदर गूंजने लगे तो सच और भ्रम के बीच का पर्दा उठ जाता है। डर सिर्फ अंधेरे में नहीं बल्कि उस शोर में छिपा है जो दिखाई नहीं देता, सिर्फ महसूस होता है। और जब कहानी का अंत होता है जो आपके सामने एक ऐसा दिमाग घुमा देने वाला ट्विस्ट लाकर खड़ा कर देता है जिसे देखकर आप सन्न रह जाएंगे, तो अपने दिल को थाम लीजिए और हमारे साथ चलिए फ्लैट नंबर 604 के उस खौफनाक सफर पर जहां खामोशी भी चीखने पर मजबूर कर देती है। कहानी शुरू होती है जोही नाम की एक लड़की को दिखाते हुए जो अपने कमरे को साउंड प्रूफ बनाने की कोशिश कर रही है और बार बार अपने कमरे की छत की तरफ देख रही है। वो एक साउंड रिकॉर्डर और माइक लेकर कमरे की कुछ आवाजें रिकॉर्ड भी कर रही होती है, जिससे समझ आता है कि वो किसी अजीब आवाज से बहुत ज्यादा परेशान है। तभी उसके फोन पर एक कॉल आता है। फोन उठाते ही उसे दूसरी तरफ से कुछ अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई देती है। इसी बीच टीवी भी खराब होने लगता है तो वो टीवी बंद कर देती है, लेकिन तभी पूरे कमरे की लाइट बार बार जलने और बुझने लगी। डर के मारे कमरे से बाहर भागने की कोशिश करती है, तभी अचानक पूरे घर की बिजली चली जाती है। इसके बाद उसके साथ क्या हुआ ये दिखाया नहीं जाता। अब हमें सीधा जोही की बड़ी बहन जुयोंग को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में काम कर रही है। जुयोंग को कानों से कम सुनाई देता है, इसीलिए वो सुनने वाली मशीन लगाती है। कम सुनाई देने की वजह से उसके फोन पर कई मिस्ड कॉल आई पड़े हैं। जब उसने उस नंबर पर वापस फोन किया तो डिटेक्टिव किम उससे बात करते हैं। डिटेक्टिव बताता है कि ऑफिस से फोन आया था कि उसकी बहन पिछले 4 दिनों से ऑफिस नहीं आई है। तुम दोनों बहनों की आखिरी बार बात कब हुई थी? जुयोंग बोली, काम के प्रेशर के कारण वो कंपनी के डॉर्मेटरी में रह रही थी, इसीलिए काफी समय से उन दोनों के बीच बात नहीं हुई, जबकि यहाँ अपार्टमेंट में जोही अकेली ही रहती थी। फिर जुयोंग कहती है कि वो खुद अपार्टमेंट जाकर देखेगी और उसके बाद फिर पुलिस को बताएगी। जब वो अपने अपार्टमेंट पहुंचती है तो दरवाजे पर एक नोट चिपका देखकर हैरान रह गई। लिखा होता है, इतना शोर मत करो। जैसे ही वो घर के अंदर घुसी वहाँ का नजारा देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि पूरा घर का सामान ऐसे बिखरा पड़ा था मानो कोई तूफान आया हो। वो जोही को फोन लगाती है लेकिन उसका फोन बंद आता है। यहाँ एक पुराना सीन फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जिससे पता चलता है कि घर में आने वाली अजीब आवाजों की वजह से जोही हमेशा चिड़चिड़ी और गुस्से में रहती थी, लेकिन जुयोंग को कम सुनाई देने की वजह से वो उन आवाजों को समझ नहीं पाती और इसी बात पर दोनों बहनों में अक्सर बहस हुआ करता था। अगले दिन जुयोंग अपनी बहन के ऑफिस जाकर उसके एक कलीग से मिलती है, जिसने बताया कि जब भी जोही से फोन पर बात होती थी वो हमेशा पूछती थी कि क्या कोई अजीब आवाजें आ रही है। इसके अलावा उसे कुछ भी नहीं पता। अब रात को जब जुयोंग घर लौटी तो उसे घर पर ही जोही का फोन मिल जाता है, जिसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी। फोन को चार्ज पर लगाने के लिए जैसे ही वो जमीन से कपड़ों का ढेर हटाती है, फर्श पर एक डरावना बड़ा काला धब्बा देखकर वो एकदम से सहम गई। ठीक उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलने पर सामने नीचे के फ्लैट 504 में रहने वाला एक पड़ोसी आदमी खड़ा है। वो आदमी बेहद गुस्से में कहता है, तुम्हारे फ्लैट से आने वाले इन अजीब आवाजों को तुरंत बंद करो। जवाब में जुयोंग बोली, पिछले कई दिनों से इस घर में कोई रह ही नहीं रहा है, तो फिर आवाज कहाँ से आएगी? ये सुनकर वो आदमी और गुस्सा हो जाता है और धमकी देता है कि अगर अब एक भी आवाज आई तो वो उसका मुंह तोड़ देगा। इस धमकी से जुयोंग काफी डर गई। अब तक हमें भी समझ आ चुका है कि यहाँ मामला काफी अजीब और डरावना है। अब यहाँ जोही का फोन चार्ज हो चुका है, लेकिन पासवर्ड पता न होने की वजह से जुयोंग उसे खोल नहीं पाती। कहानी एक बार फिर फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ उन दोनों बहनों के दुखद अतीत को देख पाते हैं। एक कार एक्सीडेंट में उनके माँ बाबा की मौत हो गई थी। उसी हादसे से जुयोंग के सुनने की शक्ति चली गई
और जूही का एक पैर खराब हो गया। इसी वजह से जियोंग कानों में मशीन लगाए रखती है और जूही थोड़ा लंगड़ा कर चलती है। अब जियोंग अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ करने गई। गार्ड भी जूही के गायब होने की बात सुनकर हैरान हो गया। बातों बातों में उसने बताया कि फ्लैट नंबर 604 जिसमें अभी जियोंग रहती है, उस पे जो भी रहने आता है उसके साथ कुछ न कुछ अजीब जरूर होता है। जियोंग इस बारे में और पूछने ही जा रही थी कि तभी उसी बिल्डिंग में रहने वाली एक नई महिला आकर शिकायत करती है कि बेसमेंट से बहुत भयानक बदबू आ रही है। गार्ड चेक करने जाता है, साथ जियोंग भी चल देती है। जैसे ही बेसमेंट का दरवाजा खुलता है, वहाँ की सड़न और बदबू से तीनों लोग पीछे हट जाते हैं। पूरा बेसमेंट कचरे से भरा था। गार्ड ने बताया कि ये पिछले 10 सालों का कचरा है जिसे बिल्डिंग के लोगों ने ही यहाँ फेंका है और इसी कारण इस बेसमेंट को बंद करना पड़ा। इसी बीच बिल्डिंग की सोसाइटी हेड वहाँ आकर उस नई महिला से बहस करने लगी। सोसाइटी हेड कहती है किराए पर रहने वाले लोगों को इतनी शिकायत नहीं करनी चाहिए, जिसके बाद वो नई महिला वहाँ से चली गई। अब जियोंग एक बार फिर गार्ड से पुराने राज के बारे में पूछती है तो सोसाइटी हेड गार्ड को अपने साथ काम पर ले गई। अब अगले सीन में दिखाता है कि ऑफिस से घर लौटने पर जियोंग को अपने दरवाजे पर एक और नोट मिलता है। इस बार लिखा है शोर की वजह से अब उसके कानों में दर्द होने लगा है और क्या वो उसकी धमकी को मजाक समझ रही है। ये पढ़कर जियोंग डर के मारे जल्दी से अंदर जाकर दरवाजा लॉक कर देती है। अब फ्रेश होने के बाद वो कमरे की तलाशी लेने लगी जहाँ उसे एक गिफ्ट पैक मिलता है। जियोंग समझ गई कि जूही उसके जन्मदिन की तैयारी कर रही थी। गिफ्ट बॉक्स के अंदर एक नया हियरिंग किट और कुछ वॉइस क्लिपिंग्स होते हैं। उन रिकॉर्डिंग्स को सुनकर पता चलता है कि जूही अपनी बड़ी बहन से कितना ही प्यार करती थी। उदास जियोंग की अचानक नजर सामने रखे केक पर लिखी तारीख पर पड़ती है जिस पर 10-10 लिखा है, यानी उसका जन्मदिन। जियोंग वही तारीख फोन के पासवर्ड पर डालती है और फोन खुल जाता है। जियोंग ने फोन की कॉल लिस्ट में आखिरी नंबर पर फोन किया, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर उसने एक जरूरी मैसेज भेज दिया। इसके बाद जब वो फोन में मौजूद दूसरे वॉइस रिकॉर्डिंग्स को सुनना शुरू करती है तो उन रिकॉर्डिंग्स के साथ साथ उसे अपने आसपास भी एक अजीब और डरावनी आवाज सुनाई देने लगी। रिकॉर्डिंग्स में किसी के चलने, किसी के दौड़ने और कई तरह की डरावनी आवाजें थी। ये सब सुनकर जियोंग घबरा गई। वो अपना दिमाग शांत करने के लिए नहाने चली गई। तभी अचानक कमरे का इंटरकॉम बजने लगा। जियोंग ने फोन उठाकर पूछा, कौन है? ठीक उसी समय दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर से जूही की आवाज सुनाई दे रही है। जियोंग जल्दी से दरवाजा खोलने दौड़े, पर अचानक से पता नहीं क्यों वो रुक गई। उसे शक हुआ तो उसने बाहर खड़ी परछाई से पासवर्ड पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आने पर यह साफ हो गया कि बाहर कोई और खड़ा है। इसके बाद जब जियोंग दरवाजे की पीप होल से बाहर झांकती है तो उसे सिर्फ एक आंख दिखाई देती है। डर के मारे वो पीछे हट गई। तभी उसे एक ऐसी तेज आवाज सुनाई देती है मानो कि उसके कानों के पर्दे फट जाएंगे। इसी खौफनाक मोड़ पर अचानक जियोंग की आंख खुली और पता चला कि ये सब सिर्फ एक डरावना सपना था। अगली सुबह उसे बाहर से लोगों के चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। यहीं पर कहानी में एक और नए किरदार की एंट्री हुई जो खुद को जूही का बॉयफ्रेंड कीहुन बताता है। वो कहता है कि कई दिनों से जूही उसके फोन और मैसेजेस का जवाब नहीं दे रही। पहले तो उसे लगा कि वो जानबूझकर उसे इग्नोर कर रही है, लेकिन जब वो ऑफिस भी नहीं आई तो उसने जियोंग को ऑफिस पे देखा था। तभी उसे लगा कि मामला गंभीर है। इस बीच जूही के फोन पर एक कॉल आया। जियोंग ने तुरंत फोन उठाया। ये वही नंबर है जिस पर उसने अर्जेंट मैसेज भेजा था। इसके बाद जियोंग और जूही का बॉयफ्रेंड कीहुन दोनों उस पते पर पहुंचते हैं। वहां जाकर उन्हें पता चला कि वो महिला भी पहले उसी अपार्टमेंट पे रहती थी और जूही ने उससे उस फ्लैट के बारे में जानकारी लेने के लिए बात की थी। जूही दरअसल जानना चाहती थी कि क्या उस फ्लैट में कभी किसी की मौत हुई थी, क्योंकि उसे शक था कि इन सब आवाजों के पीछे कोई भूतिया यानी कि पैरानॉर्मल ताकत हो सकती है। उस महिला ने बताया कि यह मुमकिन है कि उस फ्लैट में सच में कुछ गड़बड़ हो, क्योंकि उसने खुद भी वहां अजीब चीजें महसूस की थी। फ्लैट नंबर 604 में पहले रहने वाली एक महिला मर चुकी थी, जिसकी वजह हेलुसिनेशन, डिप्रेशन और भूतिया परेशानी थी। ये सब सुनते सुनते जियोंग को खुद भी कुछ अजीब और डरावने भ्रम होने लगते हैं जो कि रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। अब जियोंग और कीहुन वापस अपार्टमेंट लौटे। दरवाजे पर फिर से एक धमकी भरा नोट चिपका है। इस बार नोट में पहले से भी ज्यादा खतरनाक बातें लिखी थी, जिसे देखकर दोनों डर गए, जबकि उस समय कमरे से कोई आवाज नहीं आ रही थी। इसके बाद दोनों अंदर घुसे। कीहुन जूही के लापता मिसिंग होने की पोस्टर बनाने लगता है। इस बीच कीहुन वॉशरूम गया, लेकिन उसके पैरों की आवाज भी जियोंग को बहुत परेशान करने लगती है।
वो कीहून से थोड़ा धीरे चलने को कहती है। इस पल जियोंग को एहसास हुआ कि उसकी बहन हर दिन किस तरह के मानसिक तकलीफ से गुजरती थी। इसके बाद जियोंग ने पुलिस को फोन करके नीचे वाले फ्लैट 504 के पड़ोसी की शिकायत कर दी कि वही दरवाजे पर नोट चिपकाता है। डिटेक्टिव पूछता है कि क्या उसने खुद अपनी आंखों से उसे ऐसा करते देखा है। जियोंग ना में जवाब देती है। डिटेक्टिव बोला, बिना किसी सबूत के आरोप नहीं लगा सकते, और साथ ही ये भी बताता है कि अपार्टमेंट के सीसीटीवी फुटेज में जूही को बिल्डिंग के अंदर जाते तो देखा गया है, लेकिन बाहर निकलते हुए कहीं नहीं देखा गया। दूसरी तरफ जूही अपनी कोई भी जरूरी सामान अपने साथ लेकर नहीं गई थी। हो ना हो वो अभी भी अपार्टमेंट के अंदर ही मौजूद है। इस वजह से फ्लैट नंबर 504 वाले पड़ोसी पर जियोंग का शक और ज्यादा गहरा हो गया। अगले सीन में जैसे ही कीहून अपार्टमेंट से निकलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ता है, तभी इंटरकॉम बज उठा। उसने देखा कि बाहर वही 504 नंबर वाला पड़ोसी खड़ा है। कीहून हिम्मत करके थोड़ा सा दरवाजा खोलता है तो वो आदमी फिर से वही बात दोहराता है, कृपया आवाज मत कीजिए, ये आवाजें अब बर्दाश्त नहीं हो रही है। इस समय उसका बर्ताव बेहद डरावना था। उसके जाने के बाद कीहून जियोंग को समझाता है, किसी के भी बुलाने पर तुरंत दरवाजा मत खोलना, क्योंकि उस आदमी के हाथ में शायद कोई खतरनाक चीज थी। इसके बाद दिखाया गया कि वो डरावना पड़ोसी अपने कमरे का पासवर्ड एक बड़ी तेज धार वाली छुरी की नोक से दबा रहा है। साफ समझ आ रहा है कि लगातार आने वाले शोर की वजह से वो आदमी अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। अगले सीन में जियोंग अपने मिसिंग बहन के पोस्टर्स हर जगह चिपका रही होती है। तभी उसकी नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ी जो झुककर बेसमेंट के टूटे शीशे की खिड़की के अंदर देख रहा था। जैसे ही जियोंग उसके पास गई, वो बच्चा वहां से भाग गया। जियोंग कुछ देर तक उस खिड़की की तरफ देखती रहती है। तभी वहां जोंग नाम की एक महिला ने आकर पूछा, यहाँ क्या कर रही हो? घबराई जियोंग ने उसे अपनी बहन के गायब होने की बात बताई। दोनों के बीच बातचीत से पता चला कि बिल्डिंग की सोसाइटी हेड कभी नहीं चाहती कि जूही के गायब होने की खबर बाहर फैले। दरअसल सोसाइटी हेड इस अपार्टमेंट का दोबारा रिकंस्ट्रक्शन करवाना चाहती थी, लेकिन अगर यहाँ भूत या गायब होने की अफवाहें फैल गई तो कोई भी यहाँ फ्लैट खरीदने या किराए पर लेना नहीं चाहेगा। अब बातचीत के दौरान जियोंग को एक बच्ची झूले पर झूलती हुई दिखी, पर अगले ही पल वो बच्ची अचानक गायब हो गई। परेशान होकर जियोंग अपने कमरे में लौट आई। फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाती है, तभी बाथरूम के सिंक से उसे जूही की आवाज सुनाई देती है। साथ ही मेन डोर पर दस्तक हुई। जियोंग ने इंटरकॉम की स्क्रीन पर देखा कि बाहर सच में उसकी बहन खड़ी है। उसे जल्दी से दरवाजा खोला, लेकिन जूही का व्यवहार कुछ अजीब सा लग रहा था। वो धीरे धीरे सीधे अपने कमरे की तरफ चली जाती है। जियोंग जब उसके पीछे कमरे में गई, वहाँ कोई नहीं होता। तभी अचानक उसकी नजर बाहर की तरफ गई, जहाँ उसे दो लटके हुए पैर दिखाई देते हैं। उसकी बहन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। ये खौफनाक मंजर देखकर जियोंग बुरी तरह डरकर रोने लगी और तभी अचानक उसकी नींद खुल गई। ये भी सिर्फ एक डरावना सपना था। उस रात बाद में जब जियोंग उठती है तो उसे महसूस हुआ कि उसके कान की मशीन नहीं है। अचानक उसके फोन के वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम में अपने आप कुछ आवाजें रिकॉर्ड होने लगती है और स्क्रीन पर टेक्स्ट छपने लगते हैं। उसी समय जियोंग को खिड़की पर एक डरावनी परछाई दिखाई दी जो खिड़की खोलने की कोशिश कर रही थी। वो तो बुरी तरह डर गई और ठीक उसी पल मेन डोर पर जोर जोर से ठक ठक होने की आवाज आने लगती है। बाहर वही 504 नंबर वाला पड़ोसी पूरी तरह बेकाबू होकर हाथ में चाकू लिए दरवाजे को काट रहा था। जियोंग ने डर के मारे रसोई घर से एक चाकू उठाई और खिड़की की तरफ बढ़ती है, पर जैसे ही वो वहां गई वहां कोई नहीं होता, यानी खिड़की वाली परछाई उसका सिर्फ एक भ्रम था। इसके बाद जब वो मेन डोर के पास जाती है तो वहां भी कोई नहीं होता और वो 504 वाला मानसिक रूप से बीमार आदमी वापस अपने कमरे की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन उसी समय फिर से एक अजीब आवाज उस पड़ोसी आदमी को एकदम से परेशान कर देती है। वो गुस्से में चिल्लाता हुआ ऊपरी मंजिल की तरफ भागा और यहीं पर पहली बार मूवी में एक डरावनी भूतिया परछाई दिखाई देती है। वो भयानक भूत उस आदमी का पीछा करने लगा, जिससे डरकर उस आदमी की ऊंची बिल्डिंग से नीचे गिरकर मौत हो जाती है। अब अगली सुबह का सीन दिखाया गया, जहां पुलिस और लोगों की भीड़ उस लाश के पास जमा थी। जियोंग भी वहां पहुंची और ये सब देखकर डर जाती है। उसने डिटेक्टिव किम को बताया कि यही वो आदमी था जो उसे धमकी भरे नोट भेजता था और उसे मारने भी आया था। उसने पुलिस से उस आदमी के फ्लैट की तलाशी लेने को कहा, लेकिन पुलिस ने बताया कि उसके कमरे में कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद जियोंग ने पुलिस को कहा कि उसने अपनी बहन की आवाज बाथरूम के बेसिन से सुनी थी। ये सुनकर वहाँ सोसाइटी की हेड भी आ गई और जियोंग की बात पर यकीन नहीं करती। वो कहती है
फ्लैट नंबर 604 में जो भी रहने आता है वो आखिर में पागल हो जाता है। उसके हिसाब से सिर्फ उसी फ्लैट के लोग हंगामा करते हैं, बाकी किसी को तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन वो आवाजें बाकी लोगों को भी सुनाई देती थी, जिससे मरने वाला पड़ोसी भी परेशान था। खैर, अब इसके बाद जियोंग पार्क में मिली महिला जोंगयन के फ्लैट नंबर 804 में जाती है। वो जोंगयन की बेटी की तस्वीर को ठीक कर रही होती है। तभी उसे महसूस हुआ कि कमरे में कोई और भी है और देखती है कि एक बच्ची भागते हुए जा रही है। जोंगयन उसे बताती है कि वो बच्ची उसी की ही बेटी है। इसके बाद जियोंग उससे उन लोगों के बारे में पूछती है जो पहले इस अपार्टमेंट में मारे गए थे। जोंगयन बताती है कि फ्लैट नंबर 704 में एक महिला रहती थी जो पहले इसी सोसाइटी की हेड थी और वो हमेशा मेरी बेटी को खेलने कूदने के शोर को लेकर शिकायत करती रहती थी। मेरे माफी मांगने पर भी वो नहीं मानी और बदला लेने के लिए खुद भी छत पर चीजें पटक कर शोर करने लगी। लेकिन उस शोर से सबसे ज्यादा परेशान फ्लैट नंबर 604 में रहने वाला एक आदमी हो गया। एक दिन वो गुस्से में फ्लैट नंबर 704 में घुस गया और उसने हथौड़ा से उस महिला का मर्डर कर दिया। फ्लैशबैक में दिखाता है कि वो पुरानी सोसाइटी हेड तुरंत मरी नहीं थी। वो दर्द के मारे अपने दांत पीस रही थी और मदद के लिए दीवारों को पीट रही थी, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया और उसकी मौत हो गई। इसके बाद उस कातिल आदमी का भी कभी पता नहीं चला। जोंगयन ने आगे बताया, जब उस महिला की लाश मिली तो मौजूदा सोसाइटी हेड और बाकी लोगों ने इस बात को छुपा दिया ताकि बिल्डिंग की रिमॉडलिंग का काम न रुक जाए। जब जियोंग ने पूछा तो फिर अब फ्लैट नंबर 704 में कौन रहता है, क्योंकि वहाँ से अब भी आवाजें आती है। जोंगयन बोली, वो फ्लैट तो तब से पूरी तरह खाली है। सारी बातें जानने के बाद जियोंग वापस अपने फ्लैट पर लौटी, लेकिन अंदर जाने से पहले वो देखती है कि दरवाजे पर फिर से एक नया पर्चा चिपका है। जियोंग के डर के मारे हालत खराब है, क्योंकि वो गुस्सा करने वाला पड़ोसी तो मर चुका है, तो फिर ये नोट किसने लगाया। और अजीब बात कि उस पर्चे पर कुछ भी नहीं लिखा था, लेकिन जैसे ही उसने उसे हटाया दरवाजे पर खून से कुछ डरावने शब्द लिखे हुए थे। अब अगली सुबह जियोंग फिर से लोगों के बीच अपनी बहन के गायब होने की पोस्टर बांट रही होती है। उसने देखा कि सोसाइटी हेड टीवी न्यूज चैनल वालों के सामने भाषण दे रही है और दूसरी तरफ लोग उसकी बहन के लापता पोस्टर्स को पैरों से कुचल दे रहे हैं। ये देख जियोंग गुस्से में भड़क उठी। वो सबके सामने चिल्लाने लगी, यहाँ मेरी बहन गायब है और कुछ लोग इस सच को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात पर सोसाइटी हेड और जियोंग के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। थोड़ी देर में जोही का बॉयफ्रेंड कीहुन वहाँ पहुँचता है और लोगों की मदद से दोनों को अलग करता है। इस धक्का मुक्की में जियोंग के कान की मशीन निकलकर सोसाइटी हेड के हाथों में आ गई। जब माहौल थोड़ा शांत हुआ, कीहुन ने एक बहुत जरूरी बात बताई कि फ्लैट नंबर 604 का रहने वाला वो पुराना आदमी कभी बिल्डिंग से बाहर जाता हुआ कैमरे में नहीं दिखा। इसका मतलब है कि वो अब भी इसी बिल्डिंग के अंदर कहीं छुपा है, ऐसी जगह जहाँ लोग बहुत कम जाते हो। ये सोचते सोचते अचानक जियोंग को बेसमेंट का ख्याल आया और दोनों बेसमेंट जाने का फैसला करते हैं। बेसमेंट में घुसते ही वही गंदी बदबू उन्हें परेशान करने लगी। बेसमेंट काफी बड़ा है और आगे जाकर रास्ता 2 हिस्सों में बंट जाता है, इसीलिए दोनों अलग अलग दिशाओं में खोजने निकल जाते हैं। जियोंग जिस कमरे में जाती है वहाँ उसे एक ड्राइंग बुक मिली। उसमें उसके परिवार की तस्वीर, उसके बचपन का कार एक्सीडेंट और उसके बाद की घटनाओं के चित्र बने हुए थे। ये देख वो डर गई, लेकिन अगले ही पल जब उसने दोबारा देखा तो बुक पूरी तरह खाली होती है, यानी वो फिर से एक वहम देख रही थी। इसके बाद उसे वहाँ एक दरवाजा दिखाई दिया जिसके पीछे कोई रास्ता था, लेकिन वो उधर नहीं गई। दूसरी तरफ कीहुन को ढूंढते हुए एक कमरे में लाश मिलती है जो कि फ्लैट नंबर 604 के उसी पुराने गायब आदमी की थी। इतने सालों से बेसमेंट में पड़े रहने की वजह से उसका शरीर लगभग कंकाल बन चुका था और चूहे उसे खा रहे थे। कीहुन डरते हुए अपने कैमरे से ये सब रिकॉर्ड करने लगा। तभी उसे एक बहुत तेज और अजीब आवाज सुनाई देती है। उसी पल ऐसा लगा जैसे किसी बुरी आत्मा ने कीहुन के शरीर पर कब्जा कर लिया हो। जियोंग भी वहां पहुंचकर कीहुन को आवाज देने लगी, लेकिन कीहुन कोई जवाब नहीं देता क्योंकि वो अब अपने होश में नहीं था। वो धीरे धीरे जियोंग की तरफ बढ़ता है और पागलों की तरह उस पर हमला कर दिया। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होने लगी। घायल जियोंग आखिर में पास पड़ा एक पत्थर उठाकर कीहुन के सर पर मारकर बेसमेंट की खिड़की से बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन कीहुन पीछे से उसका पैर पकड़कर उसे फिर अंदर खींचने लगा। ठीक उसी समय वहाँ एक महिला ने आकर उसकी जान बचा ली, जो कोई और नहीं खुद सोसाइटी हेड थी। जियोंग बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुली वो एक कमरे में लेटी है। वहाँ एक बच्चा टीवी देख रहा होता है।
जोयोंग ने उसे कई बार बुलाया लेकिन बच्चा कोई जवाब नहीं देता। तब जोयोंग समझ जाती है कि वो सोसाइटी हेड के घर पर है और वो बच्चा उनका ही बेटा है। उसे याद आया कि इसी बच्चे को उसने बेसमेंट की खिड़की के पास झांकते हुए देखा था। अब सोसाइटी हेड ने वहां आकर कहा कि उसका बेटा भी सुन नहीं सकता, उसे भी मशीन लगानी पड़ती है। शायद इसी वजह से उनके दिल में जोयोंग के लिए हमदर्दी जाग गई थी, क्योंकि उसका बेटा भी उसी तकलीफ से गुजर रहा था। जोयोंग जान बचाने के लिए उसका धन्यवाद देते हुए बोली, इस पूरी बिल्डिंग में सिर्फ 2 ही बच्चे मैंने देखे हैं। सोसाइटी हेड ने जैसे ही जोयोंग के मुंह से जोंगयन की बेटी का सुना तो उसके चेहरे पर हैरानी के भाव उभर आए। फिर उसने जोयोंग को ऐसी सच्चाई बताई जो उसे पूरी तरह उलझा देती है। वो कहती है, जोंगयन की एक बेटी जरूर थी, लेकिन कुछ साल पहले एक हादसे में उसकी मौत हो चुकी है। जोयोंग सन्न रह जाती है क्योंकि उसने तो उस बच्ची को खुद अपनी आंखों से देखा था। इसी दौरान वो मासूम बच्चा वहां आया और जोयोंग का मशीन लौटाते हुए एक खौफनाक चेतावनी देता है कि यहाँ कुछ ऐसी आवाजें मौजूद है जिन्हें किसी को नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि जो भी उन्हें सुनता है वो मारा जाता है। और जोयोंग को दोबारा बेसमेंट की तरफ ना जाने की सलाह देता है। जब जोयोंग उस फ्लैट से बाहर निकलती है तो सामने का मंजर उसका दिल दहला देता है। बेसमेंट से एक लाश बाहर निकाली जा रही है जो कीहुन की है। शायद सिर पर पत्थर लगने की वजह से वो मारा गया। कीहुन को इस हाल में देखकर जोयोंग अंदर तक टूट जाती है, क्योंकि वो सिर्फ उसकी मदद करने आया था और उसकी जान चली गई। इसके बाद डिटेक्टिव किम और जोयोंग के बीच तीखी बहस हुई। जोयोंग ने जब उसे बेसमेंट सीक्रेट दरवाजे के बारे में बताया तो डिटेक्टिव भड़क जाता है और जोयोंग की बातों को मनगढ़ंत कहानी बताकर सारा दोष उसी के सर मढ़ देता है। उस पल जोयोंग को एहसास हुआ कि इस लड़ाई में वो बिल्कुल अकेली है और उसे ही अपनी बहन को खुद ढूंढना होगा। हार न मानते हुए जोयोंग एक बार फिर अकेले ही उस अंधेरे बेसमेंट के अंदर कदम रखती है। काफी छानबीन के बाद आखिरकार उसे जोही का खोया हुआ वीडियो कैमरा मिल जाता है। जोयोंग बिना देरी किए उस कैमरे को अपनी बहन के फोन से कनेक्ट कर वीडियो प्ले करती है। यहीं से कहानी का वो पन्ना खुलता है जो पूरे रहस्य से पर्दा उठाता है। जोही सच की तलाश में फ्लैट नंबर 804 यानी जोंगयन के अपार्टमेंट गई थी। वहाँ जोही के सामने जो सच आता है वो होश उड़ाने वाला था। पूरे कमरे में बड़े बड़े स्पीकर्स और साउंड सिस्टम लगे हुए थे। जोही समझ गई कि पूरी बिल्डिंग को डराने वाली वो अजीब आवाजें कोई भूत नहीं बल्कि जोंगयन इन्हीं मशीनों के जरिए नीचे के फ्लैट्स 704, 604 और 504 में भेज रही थी। ये पूरा खेल एक सोची समझी साजिश के तहत खेला जा रहा था। वीडियो में आगे देखते हैं कि जोंगयन हवा में किसी अदृश्य साये से बातें कर रही है। जोही डर कर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जोंगयन अचानक सामने आकर उस पर जानलेवा हमला कर देती है। इस सुराग से साफ हो गया कि पड़ोसियों को पागलपन की हद तक प्रताड़ित करने वाली असली गुनहगार जोंगयन ही है। लेकिन उसका मकसद क्या था? खैर, अब वीडियो बनकर जोयोंग बेसमेंट के एक गहरे कोने में छिपी अपनी अधमरी बहन को ढूंढ निकालती है। वो चुपके से अपनी बहन को उठाकर एक सुरक्षित जगह पर छिपा देती है। इतने में हाथ में हथियार लिए जोंगयन वहां पहुंच गई। उसके चेहरे पर एक साइकोपैथ जैसी डरावनी मुस्कान थी। वो खुद अपने मुंह से कबूल करती है कि फ्लैट नंबर 704 वाली महिला का मर्डर उसी ने किया था, क्योंकि वो उसकी बेटी के शोर से चिढ़ती थी। सिर्फ यही नहीं, फ्लैट नंबर 604 का जो आदमी सालों पहले गायब हुआ था उसे भी जोंगयन ने ही मौत के घाट उतारा था। ये सब बताते हुए वो पागलों की तरह हंसने लगी और अगले ही पल पूरी ताकत से जोयोंग पर टूट पड़ी। जोयोंग किसी तरह जान बचाकर एक आड़ में छिपती है, लेकिन तभी हवा में वही कान फाड़ देने वाला भयानक शोर गूंजने लगता है। वो दर्द जोयोंग को बर्दाश्त से बाहर था। उसके कानों से खून बहने लगा। उसने तुरंत अपने कान का मशीन निकाल फेंका। सन्नाटे के बीच जब वो फोन की स्क्रीन पर वॉइस टू टेक्स्ट ऑन करती है तो सिर्फ मौत की गूंज छपने लगती है। जोयोंग अभी इस खौफ को समझ भी नहीं पाई थी कि जोंगयन दोबारा उस पर हमला कर उसे जमीन पर गिरा देती है। और अब यहीं पर पूरी कहानी का असली और खौफनाक सच हमारे सामने आया। असल में जोंगयन की बेटी जब घर के अंदर खेलती थी तो उसके पैरों की आवाज नीचे फ्लैट में जाती थी। नीचे रहने वाली महिला जो कि पूर्व सोसाइटी हेड थी, इस शोर से चिढ़कर बार बार जोंगयन से झगड़ा और शिकायत करती। आखिरकार रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर एक दिन जोंगयन ने अपनी बेटी को बाहर खेलने भेज दिया, लेकिन बदकिस्मती से वहीं एक सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। इस गहरे सदमे ने
जोंगिन के दिमाग पर ऐसा असर किया कि वो पूरी तरह पागल हो गई। रोते और चिल्लाते हुए कहती है कि वो दिल से किसी की जान नहीं लेना चाहती थी, लेकिन पड़ोसियों के बर्ताव और हालत ने उसे इस खूनी रास्ते पर ढकेल दिया। अगर पड़ोसी थोड़े समझदार होते और इंसानियत दिखाते तो आज उसकी मासूम बच्ची जिंदा होती। लेकिन जैसे ही जियोंग ने बताया कि उसकी बहन जोही अभी मरी नहीं बल्कि जिंदा है, जोंगिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो दोबारा हथौड़ा उठाकर जियोंग पर वार करने आगे बढ़ी। तभी ऊपर सीलिंग से फ्लैट नंबर 704 वाली उसी मरी हुई महिला की रूह प्रकट होती है जिसका जोंगिन ने मर्डर किया था। उसने जोंगिन को दबोच लिया। इधर मौका देखकर जियोंग दौड़कर बेसमेंट के मेन गेट के बाहर पहुंच गई। अंदर फंसी जोंगिन जान बचाने के लिए दरवाजे को पीटती है, मदद के लिए चीखती है, लेकिन जियोंग ने लोहे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। यहाँ जोंगिन की तड़प तड़प कर ठीक वैसे ही मौत हो गई जैसे उसने उस महिला को तड़पा कर मारा था। इसके बाद एक नई सुबह की रोशनी दिखाई देती है। जियोंग के ऊपर वाले फ्लैट में एक नई महिला रहने आई है जो दोस्ती का हाथ बढ़ाने कुछ गिफ्ट्स लेकर जियोंग के घर पहुंचती है। जियोंग भी मुस्कुराकर उसका स्वागत करते हुए कहती है कि वो यहाँ अपनी बहन जोही के साथ रहती है। लेकिन जब वो नई पड़ोसी घर के अंदर झांकती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। इस आखिरी सीन के साथ आपके भी होश उड़ गए होंगे। यहाँ जोही तो असल में बहुत पहले ही मर चुकी थी। जियोंग अपनी बहन के खोने के सदमे में सिर्फ उसका हेलुसिनेशन देख रही थी। तो दोस्तों यहाँ आकर खत्म होती है फिल्म नॉइस की ये दिल दहला देने वाली कहानी। लेकिन असल में क्या ये कहानी सचमुच खत्म हुई है? इस फिल्म का सबसे बड़ा और कड़वा सच यही है कि बाहरी शोर तो शायद एक दिन शांत हो जाए, लेकिन इंसानी दिमाग के भीतर जो शोर पैदा होता है वो कभी खत्म नहीं होता। पूरी मूवी में डायरेक्टर ने हमें भूतों और परछाइयों से डराने की कोशिश जरूर की, लेकिन क्लाइमेक्स पर आते आते ये पूरी तरह साफ हो जाता है कि इस कहानी में कोई पैरानॉर्मल या सुपरनैचुरल ताकत थी ही नहीं। डर का वो पूरा साम्राज्य असल में एक साइकोलॉजिकल घोस्ट यानी कि मानसिक भूत था जिसे इंसानी डर, अपराध बोध और डिप्रेशन ने मिलकर पाला था। हकीकत तो ये है कि फ्लैट नंबर 804 की वो महिला कोई डायन या भूत नहीं थी। वो अपनी खुद की मासूम बेटी को खोने के सदमे में अंदर से इस कदर टूट चुकी थी कि उसकी वो मानसिक टूट और नफरत एक खौफनाक राक्षस में बदल गई। उसने तकनीक और साउंड फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके एक ऐसा जहरीला जाल बुना जिसने हंसते खेलते पड़ोसियों को एक दूसरे का कातिल बना दिया और जियोंग की बहन जोही भी उसी नफरत के खेल का शिकार हो गई। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस पूरी तबाही का जिम्मेदार कौन है? इसका सिर्फ एक ही जवाब है, इनडिफरेंस, यानी इंसानों की उदासीनता और बेरुखी। अपार्टमेंट के उस बंद समाज में हर कोई उस खौफनाक शोर को सुन रहा था, लेकिन किसी को भी दूसरे की चीख या तकलीफ से कोई सरोकार नहीं था। सब सिर्फ अपनी सुख सुविधा और उस रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के मुनाफे में अंधे थे। सोसाइटी की हेड पुरानी सड़ चुकी दीवारों को गिराकर वहां कांच और कंक्रीट की एक आलीशान नई इमारत तो खड़ी कर देगी, लेकिन क्या ईंट पत्थर तोड़ देने से वहां मरे हुए लोगों की चीखें, उनका दर्द और वो नफरत हमेशा के लिए दफन हो जाएगी? शायद नहीं। वो शाप, वो अनकहा दुख उस नई इमारत की नींव में रिश्ता रहेगा और नए आने वाले मासूम किराएदार इस खूनी इतिहास से बेखबर उस पुराने अभिशाप का हिस्सा बन जाएंगे। ये फिल्म एक हॉरर क्लाइमेक्स से ज्यादा हमारे आधुनिक समाज के लिए एक मनोवैज्ञानिक चेतावनी है कि दुनिया में किसी अदृश्य भूत से ज्यादा खतरनाक इंसानों की बेरुखी और अपनों को खोने का पागलपन हो सकता है। तो दोस्तों, नॉइस मूवी का ये गहरा और कड़वा विश्लेषण आपको कैसा लगा? क्या आपको भी लगता है कि इंसानी दिमाग से बड़ा कोई भूत नहीं होता? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को पक्के से लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और मूवी स्ट्राइप से जुड़े रहे, जहां हम फिल्मों की सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि उनके पीछे छिपे इंसानी जज्बातों और मनोविज्ञान को भी टटोलते हैं। जल्द ही मिलूंगी एक और नई कहानी और एक नई नजरिए के साथ। तब तक खुश रहे, सजग रहे और अपने आसपास के लोगों की आवाजों को सुनते रहे। बाय बाय एंड टेक केयर।